उत्तराखंड में भारी बारिश और पहाड़ खिसकने की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। लगातार बारिश के बाद पहाड़ी नदियां उफान पर आ गईं। और उनके बहाव ने लोगों को डराना शुरू कर दिया। वहां के विकास नगर से तो रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में कुछ लोग एक छोटे पुल के सहारे नदी को पार करते नजर आए। बारिश की वजह से नदी उफान पर थी और उसका पानी इतना बढ़ गया कि वो पुल के ऊपर से होकर बहने लगा। पुल पर पांव जमाकर रखना भी मुश्किल था, लेकिन नदी पार करने के चक्कर में ये लोग अपनी जान दांव पर लगाते दिखाई दिए। इन लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामकर कड़ी बनाई और फिर डंडों की मदद से पुल को पार करने लगे, लेकिन एक महिला तेज बहाव में ही फंस गई। बाद में किसी तरह उसे किनारे खींचा गया। पुल के ऊपर भी पानी इतना तेज बह रहा था कि अगर किसी का भी पैर फिसलता तो उसका बचना मुश्किल हो जाता। लेकिन इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालते रहे, क्योंकि भारी बारिश की वजह से कई रास्ते बंद हो गए और ज्यादातर पहाड़ी नदियां उफान पर आ गईं। ऐसे में कहीं आने जाने के लिए इस तरह के खतरनाक तरीके अपनाना लोगों की मजबूरी बन गई। विकास नगर से ही बारिश और उससे होने वाली तबाही की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई। एक जगह तो पहाड़ का मलबा नीचे मौजूद एक खुदाई करने वाली मशीन पर इस तरह गिरा कि पूरी मशीन ही उसमें दब गई। हालांकि उस वक्त उसमें कोई मौजूद नहीं था। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों के लिए चलना मुश्किल हो गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ ऐसी ही तस्वीरें मसूरी से भी सामने आई। लगातार भारी बारिश के बाद वहां के मशहूर कैंपटी फॉल की तो सूरत ही बदल गई और वो झरना किसी सैलाब में बदल गया। इसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें वो झरना तेजी से बहता दिखाई दिया। पानी का बहाव इतना तेज था जैसे किसी बांध से पानी छोड़ा जा रहा हो। तस्वीरें देखकर लगा ही नहीं कि ये वही कैंपटी फॉल है जिसमें कुछ दिन पहले भारी भीड़ नजर आई थी, क्योंकि सैलाब की वजह से झरने की हालत ऐसी हो गई कि किसी के लिए वहां नहाने जाना तो दूर, उसके करीब जाना भी मौत के मुंह में जाने जैसा हो गया। सैलाब का पानी झरने से कुछ दूर बनी इमारतों तक में पहुंच गया। झरने की ये हालत देख वहां मौजूद लोग भी बुरी तरह सहम गए। बारिश और उसके बाद सैलाब की कुछ ऐसी ही तस्वीरें टनकपुर से भी सामने आई। वहां शारदा नदी उफान पर बहने लगी। नदी का पानी किनारे तोड़कर रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। नदी का बहाव देख किनारे रहने वाले लोगों को अपनी जान का डर सताने लगा। इसे देख के तो बहुत डर लगता है, जैसा लगता है कि कब ये बह जाए। श्रीनगर में तो एक कार ही सैलाब में बह गई। ये कार नदी किनारे खड़ी थी, लेकिन पहाड़ी नदी का पानी वहां तक पहुंच गया और कार को अपने साथ बहा ले गया। सामने आई तस्वीरों में ये कार किसी खिलौने की तरह पानी में बहती नजर आई। ये कार काफी दूर तक इसी तरह बहती चली गई। लेकिन लोगों को सिर्फ नदियों ने ही नहीं डराया, बल्कि पहाड़ से गिरने वाला मलबा भी लोगों के लिए मुसीबत की वजह बन गया। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर चट्टानें खिसककर नीचे आ गई, जिनकी वजह से रास्ते बंद हो गए। ऐसी ही तस्वीर रुद्रप्रयाग से सामने आई, जहां ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे मलबा आने की वजह से बंद हो गया। इस रास्ते पर कई जगह बड़ी बड़ी चट्टानें गिर पड़ी, जिनकी वजह से लोग वहीं फंसकर रह गए। जैसे बादल फटने की आवाज आई धड़ाम से, पूरा मलबा एक साथ विद इन 30 सेकंड पूरा मलबा नीचे आया। बाद में खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से किसी तरह ये चट्टानें हटाई गईं और गाड़ियों के निकलने लायक रास्ता बनाया गया। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भी बारिश आफत बनकर बरसी। इससे पहले रामबन और उधमपुर में तो हालात इस कदर बिगड़ गए कि पहाड़ों के दरकने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी कुछ तस्वीरें उधमपुर से सामने आई, जो हादसे के बाद की हैं, जहां बड़ी बड़ी चट्टानें पहाड़ से टूटकर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आ गिरी। जानकारी मिलते ही बंद रास्ते को खोलने का काम भी शुरू कर दिया गया। इसके लिए हादसे वाली जगह पर एक खुदाई करने वाली मशीन मंगवाई गई, जो हाईवे पर पड़ी चट्टानों को हटाकर नदी में गिराती हुई नजर आई। इस दौरान उस हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियां कई घंटों तक रास्ते में फंसी रहीं। गांदरबल में तो भारी बारिश के बीच बादल फट गया। इसकी वजह से पहाड़ों से बहुत सारा मलबा बहकर नीचे आता दिखा। इस हादसे में कई लोगों के मकान और वहां से गुजरने वाली सड़कों को नुकसान पहुंचा। हालांकि तुरंत ही खुदाई करने वाली मशीन की मदद से राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया। लंदन में हुए यूरो 2020 के फाइनल में मेजबान इंग्लैंड इटली से हार गया, लेकिन मैच खेले जाने से पहले ही उसके फैंस को जीत के ख्याली पुलाव ने ऐसे मदहोश किया कि उन्होंने कोहराम मचा दिया। और मैच शुरू होने से महज 1 घंटा पहले पुलिस के पसीने छूट गए। इंग्लैंड की टीम के फैंस पर जाने क्या पागलपन सवार हुआ कि वो जोश में होश गंवा बैठे। उन्होंने सड़कों पर रखे कूड़ेदान हवा में उछाल दिए और इतनी गंदगी फैला दी कि इलाके की तस्वीर ही बदरंग हो गई। यहां तक कि जीत से पहले ही उन्होंने सड़कों पर जश्न मनाना शुरू कर दिया।
एक लड़का तो वहां आतिशबाजी करता भी दिखा। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो बाकी फैंस अपना आपा खो बैठे। फिर तो तस्वीर ऐसी पलटी कि पुलिस आगे आगे और हुड़दंग मचा रहे लड़के उसके पीछे पीछे दौड़ते दिखे। प्लास्टिक की बोतलें, बियर के कैन जो उनके हाथ में आया उन्होंने वही पुलिस वालों पर दे मारा। लेकिन ये तो हंगामे की बस एक ही तस्वीर थी। फुटबॉल स्टेडियम के बाहर तो इंग्लैंड के फैंस ने ऐसा गदर मचाया कि पुलिस के भी होश उड़ गए। स्टेडियम के अंदर फुटबॉल मैच लाइव देखने की जिद इतनी थी कि लोगों ने नियम कायदे, शर्म लिहाज सब बेच दी। जेब में टिकट नहीं थी तो दीवार फांदकर जबरन स्टेडियम में घुसने की होड़ मच गई। कई को तो पुलिस वालों ने बैरंग लौटा दिया और कुछ ढीठ तब भी स्टेडियम में घुस ही गए। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के हालात पर आज कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक ऑनलाइन होगी जिसमें असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश समेत 8 राज्यों के सीएम शामिल होंगे। आपको बता दें ये बैठक आज सुबह 11 बजे होगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी शाम 5 बजे टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों से ऑनलाइन बात करेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। ब्रिटिश अमेरिकी स्पेस टूरिज्म कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन ने अपनी ही कंपनी के रॉकेट प्लेन से अंतरिक्ष में जाकर इतिहास रच दिया। इसी के साथ इंसान के स्पेस की सैर करने का सपना भी साकार होने के कुछ और करीब पहुंच गया। 20 जुलाई को अमेज़न के जेफ बेजोस भी अपने स्पेस फ्लाइट कंपनी की स्पेसशिप से अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाले हैं। लेकिन महज 9 दिन से 70 साल के ब्रांसन ने बाजी मारी और अपनी कंपनी के 5 कर्मचारियों के साथ एक खास हवाई जहाज में मिशन पर निकल पड़े। खास बात यह कि इस यादगार सफर में भारतीय मूल की शिरीषा बंदला भी रिचर्ड ब्रांसन की साथी थी। जैसे ही घड़ी के कांटों ने तय वक्त की ओर इशारा किया, लगभग 500 लोगों के शोर और तालियों के बीच विमान ने उड़ान भरी। इसके बाद आसमान में लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही हवाई जहाज से स्पेस प्लेन VSS यूनिटी अलग हो गया। पलक झपकते ही उसने ऐसी तेज रफ्तार पकड़ी कि कुछ ही देर में पृथ्वी को पीछे छोड़कर अंतरिक्ष में पहुंच गया। वहां से पृथ्वी को देखकर रिचर्ड ब्रांसन और उनके साथियों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। I was once a child with a dream, looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship. लगभग 1 घंटे के सफर के बाद रिचर्ड ब्रांसन अपनी टीम के साथ पृथ्वी पर लौट आए और जैसे ही धरती पर उनके कदम पड़े, उनके चेहरे पर अंतरिक्ष की सैर के सपने के साकार होने की खुशी साफ साफ नजर आई। इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए रिचर्ड ब्रांसन और उनके साथियों ने जमकर शैंपेन भी उड़ाई। असल में अगले साल से वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी आम लोगों को अंतरिक्ष में घुमाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए करीब 600 लोग पहले ही पैसे भी जमा करा चुके हैं। ऐसे में उसकी स्पेसशिप की ये उड़ान एक टेस्ट फ्लाइट भी थी, जिसमें पहली बार पूरा क्रू शामिल हुआ और उसमें खुद कंपनी के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली में पानी की किल्लत होने पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और दिल्ली के जल मंत्री का पानी का कनेक्शन काटने की कोशिश की। गर्मी और उमस के बीच दिल्ली वाले पानी की परेशानी भी झेल रहे हैं। और इसी मुद्दे पर दिल्ली के जल मंत्री सत्येंद्र जैन के घर के पास बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं की संख्या अच्छी खासी थी और वो सत्येंद्र जैन के घर का पानी का कनेक्शन काटने के इरादे से आगे बढ़े। ये देखकर वहां पहले से तैनात पुलिस वालों ने उन पर पानी की बौछार कर दी। बीजेपी कार्यकर्ता पानी की किल्लत के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया खदेड़ने के लिए। देखिए, पानी में भीगते प्रदर्शनकारियों को देखकर एक बार तो ऐसा लगा कि पानी के लिए लड़ी जा रही इस लड़ाई को पानी से ही रोका जा रहा है, क्योंकि पानी की मोटी धार ने बीजेपी के लोगों को कुछ समय के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वो एक बार फिर पूरे जोश से जय श्री राम बोलते हुए आगे बढ़े। सत्येंद्र जैन के घर के बाहर यह हंगामा बहुत देर तक चला। पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया और पानी की बौछार करने के बाद उन्हें रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने 2 दिन पहले ही अल्टीमेटम दिया था कि अगर वहां पानी का संकट 48 घंटे में खत्म नहीं हुआ तो वो जल मंत्री के घर का कनेक्शन काट देंगे। और अपनी कही बात को सच करने के लिए वो खुदाई करने वाली मशीन पर सवार होकर निकले। उनके आगे आगे पार्टी के ढेरों कार्यकर्ता भी चलने लगे और वो जैसे ही सत्येंद्र जैन के घर के नजदीक पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। लेकिन आगे बढ़ते रहने की जिद पर अड़े बीजेपी के लोग कहां मानने वाले थे।
बिना समय गंवाए वो पुलिस वालों से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने भी पूरा दम लगा दिया और दोनों तरफ से धक्का मुक्की होने लगी। थोड़ी देर तक यूं ही चलता रहा और जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया तो दिल्ली के जल मंत्री के घर के पास ही सड़क का हिस्सा खोद दिया। जेसीबी मशीन के जरिए यहाँ देखिए सड़क ये सड़क खोद कर विरोध कराया गया। जेसीबी लेकर पहुंचे थे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं। बीजेपी सत्येंद्र जैन के घर का पानी का कनेक्शन भले ही नहीं काट पाई, लेकिन उसने ये जरूर जता दिया कि पानी की ये जंग अभी जारी रहेगी। हम आम आदमी पार्टी के हर विधायक का, दिल्ली सरकार के हर मंत्री का और मुख्यमंत्री का भी पानी काटेंगे। दिल्ली में यमुना का जलस्तर तेजी से घट रहा है, जिसकी वजह से 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 50% क्षमता के साथ ही काम कर पा रहे हैं। यमुना का पानी इन्हीं प्लांट के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि दिल्ली में पानी की कमी हरियाणा सरकार की वजह से हुई, क्योंकि उसने पानी कम छोड़ा और दिल्ली में यमुना का जलस्तर 7 से 8 फीट नीचे चला गया। आलम यह है कि यमुना के आसपास की जगहें खेल के मैदान जैसी लगने लगी। अगर इसी तरीके से यमुना सूखती रही और इसी तरीके से पानी कम होता रहा तो आप सोचिए कि दिल्ली में कितना बड़ा पानी का संकट जो है वो गहरा सकता है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में यमुना की ऐसी हालत और लोगों को हो रही दिक्कत के लिए हरियाणा की खट्टर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली में त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अगर हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार ने दिल्ली वालों के हक का पानी नहीं रिलीज किया। दिल्ली में यमुना के लगातार घटते जलस्तर पर दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल कर दी है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी और जल्द ही प्रियंका गांधी मिशन यूपी के लिए निकलने वाली हैं। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि प्रियंका 14 जुलाई से 3 या 4 दिन के लिए लखनऊ दौरे पर रहेंगी, जहां वो पार्टी नेताओं से न सिर्फ मुलाकात करेंगी बल्कि उम्मीदवारों और टिकट बंटवारे पर भी मंथन करेंगी। खबर है कि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने 39 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, जिनमें 5 मौजूदा विधायक शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि खबर है कि प्रियंका गांधी के इस दौरे पर पार्टी की सलाहकार परिषद की राय बटी हुई है। इस सिलसिले में हुई बैठक में राजीव शुक्ल और राशिद अलवी जैसे नेताओं ने प्रियंका को अभी यूपी दौरे पर नहीं जाने की सलाह दी। यूपी के फिरोजाबाद से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने एक दलित लड़के की पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बताया गया कि पिटाई का ये वीडियो 2 दिन पहले का है, जिसमें कुछ लोग एक लड़के को घेर कर पीटते दिखाई दिए। इन लोगों में एक आदमी के हाथ में डंडा था, जिससे वो उसे बुरी तरह पीट रहा था। ठीक उसी वक्त एक दूसरा आदमी भी उस लड़के पर टूट पड़ा और उसे लातों से मारने लगा। इस दौरान दर्द से कराहता वो लड़का हमलावरों से खुद को छोड़ने की गुहार लगाता रहा। इतने के बाद भी दबंगों ने उसे नहीं छोड़ा और उस पर ज्यादती करते रहे। मारपीट के दौरान उस लड़के ने आरोपियों को कई बार रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उनकी तलाश की जा रही है, शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी करके आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बताया गया कि इस घटना से कुछ दिनों पहले लड़के की आरोपियों से किसी बात पर कहासुनी भी हुई थी। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां चाय बागान में काम करने वाले लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। बताया गया कि पुलिस ने एक मामले में बागान के मालिक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इससे वहां काम करने वाले लोग भड़क उठे और उन्होंने इलाके के थाने पर धावा बोल दिया। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में इन कर्मचारियों ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। जमकर पथराव भी किया गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को भी मोर्चा संभालना पड़ा। सामने आई एक तस्वीर में पुलिस वाले एक इमारत की आड़ लेकर भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागते नजर आए। मारो। पुलिस की सख्ती के बाद भी लोग पीछे नहीं हटे, जिसके बाद पुलिस वालों ने उन पर ताबड़तोड़ गोले दागने शुरू कर दिए। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए, जबकि पुलिस के कई जवानों को भी चोटें आईं। क्यूबा के हवाना से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां हजारों की तादाद में लोग खाने पीने की चीजों के दाम में हुए इजाफे के विरोध में सड़क पर उतर आए और फिर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। जगह जगह प्रदर्शनकारियों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इसके लिए पुलिस बल के साथ स्पेशल फोर्स को भी सड़क पर उतार दिया गया। लेकिन देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र होता चला गया और लोग सरकारी इमारतों पर भी चढ़ने लगे, जिन्हें हटाते वक्त पुलिस के साथ थोड़ी झड़प भी हो गई। यहाँ तक कि इस भीड़ ने मीडिया पर भी हमला बोल दिया। नाराज लोगों के गुस्से में उबाल तब आया जब वहां के राष्ट्रपति मिगेल दियाज कनेल लोगों से बात करने के लिए उनके बीच आए।
उनको देखते ही लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। एक महिला तो अपने घर के दरवाजे से ही राष्ट्रपति पर चीखने लगी। लिहाजा लोगों को काबू करने के लिए पुलिस को थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ी। लखनऊ से अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी में कई जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। दोनों आरोपियों को यूपी एटीएस ने लखनऊ हाईकोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया, जिसके लिए लखनऊ हाईकोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बड़ी संख्या में जवानों को तैनात कर कोर्ट को पुलिस ने छावनी में बदल दिया। आरोपियों को लेकर पुलिस की काली बस सीधा कोर्ट के अंदर पहुंची। माना जा रहा है कि आरोपियों को वक्त रहते पकड़कर यूपी एटीएस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। इस तरह की अलकायदा जैसे यूनिट्स है, ये तो कहीं भी किसी भी जगह जो है, किसी भी जगह को किसी को टारगेट कर सकते थे, तो इसमें बहुत तेजी से काम किया गया है। लेकिन यूपी के कई शहरों में इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई। कानपुर में तो चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान शुरू हो गया। कानपुर में हाई अलर्ट है। कानपुर के तमाम चौराहों पर चेकिंग अभियान चल रहा है, चाहे होटल्स हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो। इसी कड़ी में कानपुर के कमिश्नर पुलिस श्री असीम अरुण खुद एक चौराहे पर खुद चेकिंग अभियान चलाए। पुलिस के बड़े अफसर हर गाड़ी को रोककर चेकिंग करते रहे। कानपुर में सजगता बरती जा रही है। कानपुर के लिए कुछ विशिष्ट सूचनाएं भी एटीएस को मिली हैं। कुछ ऐसा ही हाल हरदोई में भी दिखा। हरदोई के रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर पुलिस ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली। यात्रियों के सामान की भी जांच की गई और थोड़ा भी शक होने पर लोगों से पूछताछ भी की गई। इसके अलावा मंदिरों की भी सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक आरोपियों की योजना यूपी के धार्मिक स्थलों को दहलाने की थी। आरोपियों से पूछताछ में भी पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिनके मुताबिक आरोपी खुद ही प्रेशर कुकर बम बना चुके थे, जो केवल 3000 रुपए में बनकर तैयार हो गया था। बम बनाने के लिए आरोपियों ने ई रिक्शा में लगने वाली बैटरी का भी इस्तेमाल किया। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस को आरोपियों के कब्जे से कई अहम जगहों के नक्शे मिले, जिनमें काशी और मथुरा के कई अहम धार्मिक स्थल भी शामिल हैं। इसके अलावा गोरखपुर की भी एक अहम जगह का नक्शा आतंकियों के कब्जे से बरामद किया गया। इसके अलावा जांच एजेंसी को आरोपियों के व्हाट्सएप कॉल और चैट भी मिले, जिनके जरिए और लोगों तक भी पहुंचा जा सकता है। माना जा रहा है कि अलकायदा का आतंकी उमर अल मदनी आरोपियों के संपर्क में था और वही आरोपियों को DIY यानी डू इट योरसेल्फ मॉड्यूल पर धमाका करने की ट्रेनिंग दे रहा था। डू इट योरसेल्फ मॉड्यूल पर धमाका करना बहुत कुछ लोन वुल्फ अटैक के जैसा है, जिसके तहत एक अकेला आतंकी किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर किसी बड़े हमले को अंजाम देता है, मसलन किसी ट्रक से किसी भीड़ को कुचल देना। इसी तरीके से दुनिया के कई मुल्कों में आतंकियों ने इससे पहले भी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है। वहीं यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सियासत भी शुरू हो गई। लखनऊ में 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव के बयान पर जंग छिड़ गई। बीजेपी ने अखिलेश के बयान पर उन्हें घेर लिया। क्या संदेश देना चाह रहे थे? आतंक की आग में उत्तर प्रदेश को झोंकना चाह रहे थे? तो ये तो भाई उनके मन में जो बात थी वही जबान पर आ गई आज। उसने उन पर हमला करते हुए अखिलेश यादव का वो बयान भी शेयर किया जिसमें वो राज्य सरकार और यूपी पुलिस पर भरोसा न करने की बात कहते दिखे। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी शाम 5 बजे टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों से ऑनलाइन बात करेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। अश्विनी कुमार चौबे ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री का जिम्मा संभाल लिया। उन्होंने अपने दफ्तर पहुंचने के बाद सबसे पहले वहां एक पौधा लगाया और फिर पूजा की। वन क्षेत्र में बढ़ोतरी कैसे हो, जलवायु परिवर्तन की बात है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। असम के जोरहाट में लागू लॉकडाउन को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया। IMA ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने की मांग की। ज्यादा लोग हरिद्वार की तरफ जाते हैं कांवड़ के लिए, तो हमारा विचार है कि ये चीज थोड़ी कम हो जाए या ना हो, उसके लिए लेटर लिखा गया है। खुद उत्तराखंड के CM ने भी लोगों की सुरक्षा को आस्था से ऊपर बताया। ये आस्था और श्रद्धा से जुड़ा हुआ विषय तो है हमारा, लेकिन उससे ज्यादा अभी जरूरी है हमारे लिए कि लोगों की जान माल की सुरक्षा, क्योंकि भगवान भी कभी नहीं चाहेंगे किसी की वहां पर जान जाए। लेकिन यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि यात्रा पर किसी भी सूरत में रोक नहीं लगेगी। जितनी कम संख्या हो सकती उतनी कम संख्या में लोग जाएंगे तो हम प्रोटोकॉल का भी पालन करवा पाएंगे, उनके लिए सुविधा भी दे पाएंगे। लेकिन हम किसी चीज को बैन नहीं करेंगे, हम हर प्रकार की सुविधा भी देंगे और सुरक्षा भी देंगे। दिल्ली के टीकरी कला से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां के PVC मार्केट में मौजूद एक गोदाम में सुलगी आग ने कई लोगों की रात की नींद उड़ाकर रख दी। बीती रात इस गोदाम से भड़की आग देखते ही देखते फैल गई।
और उसने इतना भयानक रूप ले लिया कि रात में आसमान का रंग काले के बजाय नारंगी दिखने लगा। उस इलाके में कुछ दिख रहा था तो वो था ऊंची ऊंची लपटें, घना धुआं और तबाही का मंजर। आलम यह था कि किसी ने उसके आसपास भटकने तक की कोशिश भी नहीं की। सुबह होते होते फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और दमकल कर्मियों की संख्या बढ़ती चली गई, लेकिन आग तो इस कदर तांडव कर रही थी कि दमकल विभाग के लोग पसीना पसीना हो गए। वहां सुबह की रोशनी तो धुएं में जैसे कहीं गुम ही दिखी। जहां तक नजर गई वहां तक काले धुएं ने उस इलाके में अपना कब्जा जमाया हुआ दिखा। उसी धुएं के बीच दमकल कर्मी काम कर रहे थे। एक गाड़ी की जगह दमकल की दूसरी गाड़ी ले रही थी, लेकिन आग ऐसी कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे वहां लोग भी जुटते चले गए। कुछ सामान ऐसा दिखा जो आग की चपेट में आने से बच गया और कुछ ऐसा कि जिसकी पहचान करना भी मुश्किल हो जाए। आखिरकार रात दिन लगे रहने के बाद दमकल कर्मियों की मेहनत सफल हुई और आग को बुझा लिया गया। 27 जून को जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हुए हमलों से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि इस हमले के लिए लश्कर के आतंकियों ने खास तरह के प्रेशर फ्यूज डिवाइस का इस्तेमाल किया। सूत्रों के मुताबिक ये प्रेशर फ्यूज पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने लश्कर के आतंकियों को मुहैया कराए, जिनका इस्तेमाल ड्रोन के जरिए इस हमले को अंजाम देने में किया गया। प्रेशर फ्यूज से तैयार बम हवा में नहीं फटते बल्कि जमीन या किसी चीज से टकराने के बाद धमाका होता है। बताया जा रहा है कि इस प्रेशर फ्यूज को पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल करती है, इसलिए जांच एजेंसियों को शक है कि हमले की साजिश पाकिस्तानी सेना ने ही रची और खबर है कि धमाके के लिए RDX का प्रयोग किया गया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां देर रात ढाबे पर खाने के बिल पर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक ढाबे पर कुछ लोग तोड़फोड़ और गाली गलौज करते दिखे। हाईवे किनारे बने इस ढाबे में ये विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने वहां रखा सामान तहस नहस कर दिया। यही नहीं, उन्होंने पास में खड़ी एक कार के शीशे को भी तोड़ डाला। वीडियो में एक शख्स पिस्तौल निकालने की धमकी देता भी सुनाई दिया। खाने के बिल पर हुए इस विवाद में लाठी, पत्थर और लात घूंसे भी चले और बाद में यह मामला थाने तक पहुंच गया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। चीन का सिचुआन प्रांत भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। लगातार भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली नदियां उफान पर आ गई और उनका पानी किनारा तोड़कर ऊपर बहने लगा। सामने आई तस्वीरों में नदी के किनारे बनी कई बहुमंजिला इमारतें पानी से घिरी दिखाई दी। इन इमारतों की निचली मंजिल पूरी तरह पानी में डूबी नजर आई। जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां हर तरफ पानी ही पानी दिखने लगा। नदी का पानी सड़कों के साथ लोगों के मकानों में भी घुस गया। सामने आई तस्वीरों में लोग अपने घरों और सड़कों से पानी निकालते दिखाई दिए। सैलाब के साथ बहकर आया कीचड़ भी लोगों के लिए मुसीबत बन गया। बाढ़ ने वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सामने आई तस्वीरों में कई लोग अपना सामान लाद कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखाई दिए। खतरे की वजह से वहां के कई हजार लोगों को अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में जाना पड़ा। हरियाणा के कैथल से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक दुकान के मालिकाना हक पर कुछ लोग आपस में ही भिड़ गए। बताया गया कि पिछले कई साल से चल रही दुकान पर हक जताने के लिए एक गुट वहां लाठियां लेकर पहुंच गया और दुकान के मालिक के साथ कुछ देर बहस करने के बाद उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। आसपास के कुछ लोग बीच बचाव करने के लिए आए तो हमला कर रहे लोगों ने उन्हें भी खदेड़ दिया। इस हंगामे की जो तस्वीरें सामने आई उसमें दो लोग बुरी तरह आपस में उलझे नजर आए। बीच सड़क पर मारपीट की घटना को देखने के लिए वहां कुछ लोग भी जुट गए। बताया गया कि हंगामे की खबर मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और उसने मामला शांत करवाया। हरियाणा के पलवल से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां कुछ हथियारबंद बदमाशों ने एक टोल प्लाजा पर जमकर लूट की। ये सभी बदमाश वहां एक सफेद गाड़ी में सवार होकर पहुंचे और टोल प्लाजा के एक बूथ पर उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। फिर अचानक हथियारबंद दो बदमाश गाड़ी से उतरे और उनमें एक बदमाश उस बूथ के अंदर घुस गया। उसके हाथ में तलवार को देख वहां बैठा कर्मचारी तुरंत भाग गया। उस बदमाश ने तुरंत वहां रखे पैसे निकाले और दूसरे बूथ की तरफ बढ़ गया। दूसरे बूथ के अंदर दो कर्मचारी थे, जिनमें एक तो निकल गया लेकिन दूसरा डर के मारे जमीन पर बैठ गया। जैसे ही वो बदमाश वहां पहुंचा तो उसने तलवार से उसे डराने की कोशिश की। फिर वहां रखे पैसों को लेकर वो आराम से चलता बना। 4,500 के करीब जो बूथ में पैसे थे उनको भी लेकर वो वहां से भाग गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दावा किया कि उसने बदमाशों की पहचान कर ली है। जो पहचान समझ में आ रही है उसके तौर पे टीम गठित कर दी गई है। बताया गया कि इस टोल प्लाजा पर कुछ दिन पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। और चीन का हम आपको बता दें, चीन ने दक्षिण कॉन्सुलेट में अपने अधिकार को लेकर ये जताया है और
कहा है कि जो कॉन्सुलेट है उसमें। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी चीन ने उस फैसले को नहीं माना। यही वजह रही कि फिलीपींस के लोगों का सब्र जवाब दे गया और अपना हक छीनने के लिए उन्होंने राजधानी मनीला में चीन के कॉन्सुलेट की तरफ कूच कर दिए। अपने देश का बड़ा सा झंडा लेकर वो सड़कों पर मार्च करते हुए आगे बढ़ते दिखे। प्रदर्शनकारियों में गुस्सा इतना था कि अपनी तख्तियों पर सख्त लहजे में लिखे नारों के जरिए वो चीन से उसी की भाषा में बात करते नजर आए। उन्होंने खुलकर चीन को अपने समंदर से निकलने की धमकी दे डाली। चीन दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर समझता है। इस वजह से उसका सिर्फ फिलीपींस ही नहीं बल्कि कई दूसरे पड़ोसियों से भी विवाद है। राजस्थान के कुछ जिलों में आसमान से गिरी बिजली ने ऐसा तांडव किया कि 22 लोगों की जान चली गई। सबसे दर्दनाक हादसा जयपुर में हुआ, जहां बारिश के बीच सेल्फी लेने का शौक कुछ लोगों पर भारी पड़ गया और आसमान से गिरी बिजली ने उनकी जान ले ली। जिस समय आमेर किले के ठीक सामने के वॉच टावर पर आसमान से बिजली की शक्ल में मौत उतरी, बादल गरजने की दिल दहला देने वाली आवाज आई, जिसके बाद वॉच टावर पर सेल्फी लेने गए कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद वहां से जो तस्वीरें आईं, वो तो और डरावनी थी, क्योंकि बिजली गिरने से मारे गए लोगों का शव यहाँ वहां पड़ा दिखा और जो जिंदा बच गए वो उन्हीं शवों के बीच मदद का इंतजार करते रहे। 2-3 लोग अभी जिंदा हैं। अगर ये लोग किसी के भी जानकार हो तो तुरंत आमेर पहुंचे। कई लोग यहाँ मर चुके हैं। यह हादसा एक दिन पहले शाम 7 बजे के करीब हुआ और बताया गया कि घायलों में एक ने मदद के लिए फोन किया, जिसके बाद रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला और अगली सुबह भी लोगों को बचाने की कोशिश जारी रही। वॉच टावर वन विभाग की जमीन पर बना है, इसलिए आसपास घना जंगल और झाड़ियां हैं। राहत और बचाव के काम में जुटी टीमों को आशंका थी कि बिजली गिरने के बाद मची अफरा तफरी में कुछ लोग झाड़ियों में भी गिर सकते हैं और इसीलिए उन्होंने वॉच टावर में पड़े घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बाद सुबह सुबह झाड़ियों को खंगालना शुरू कर दिया। नागरिक सुरक्षा की टीमें हैं, वो इस वक्त ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वॉच टावर पे और उसके पास में झाड़ियों पर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस काम में ड्रोन कैमरों की मदद भी ली गई, जो घने जंगल में उन जगहों पर भी पहुंचे जहां इंसानों का पहुंचना मुश्किल है। 2000 फीट से ऊपर की हाइट है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इतना आसान नहीं है वहां तक नीचे तक डेप्थ तक पहुंचना, इसलिए ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। तलाशी के बीच जयपुर के अस्पताल में आसमानी आफत से बाल बाल बचे लोगों का इलाज शुरू हो गया। इनमें कुछ तो अभी बोलने की हालत में ही नहीं है, हालांकि कुछ की हालत पहले से बेहतर है और उन्होंने खुद आप बीती सुनाई। बारिश का इंतजार कर रहे थे, बारिश रुक जाए, बिजली कड़क रही थी बराबर, टावर से ऊपर से आप नीचे गिर गए। जी। सेल्फी के चक्कर में वॉच टावर पर करीब 35 सैलानी चढ़े थे, जिनमें 6 की मौत हो गई और 20 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आसमानी बिजली ने केवल जयपुर में नहीं, कोटा, झालावाड़ और धौलपुर में भी कहर बरपाया। कोटा में उसने 4 बच्चों की जान ले ली और एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आकाश से बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए हैं। धौलपुर में भी ऐसा ही हादसा हुआ और आसमान से आई मौत ने 3 मासूमों की जान ले ली। कलेजे के टुकड़ों की मौत से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। तो वहीं झालावाड़ में एक नौजवान आसमान से गिरी बिजली की चपेट में आ गया। इस बीच राज्य के अलग अलग जिलों में हुए इन हादसों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और मरने वालों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा उन्होंने जयपुर में हुए हादसे में मरने वालों के परिवार को तुरंत 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान भी किया। राजस्थान ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आसमानी बिजली लोगों पर कहर बनकर गिरी और अलग अलग जिलों में 40 लोगों की मौत हो गई। राज्य के जिन जिलों में आसमान से मौत आई वो है कानपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, आगरा, वाराणसी और रायबरेली। सबसे ज्यादा कानपुर में नुकसान हुआ। वहां कानपुर देहात के अलग अलग गांवों में 18 लोगों की जान चली गई, जबकि प्रयागराज में 13 और कौशाम्बी में 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई। राज्य सरकार ने आसमानी बिजली गिरने की वजह से मरने वालों के परिवार को 4 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। हरियाणा के सोनीपत से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां पानी के मुद्दे पर कुछ महिलाओं ने सड़क जाम कर दी। बताया गया कि सोनीपत के कुछ इलाकों में बीते 2 हफ्ते से पीने के पानी की सप्लाई बहुत कम हो गई है, जिससे नाराज कुछ महिलाओं ने अपने घरों के बाहर निकलकर वहां सड़क को बंद कर दिया। हंगामा कर रही महिलाओं ने सड़क पर बड़े पत्थर और डंडे रखकर उसे पूरी तरह जैम कर दिया ताकि कोई गाड़ी वहां से ना निकल सके। घटना की खबर मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस के पहुंचते ही महिलाओं का गुस्सा और भड़क गया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं की पुलिस वालों के साथ काफी देर तक बहस हुई। फिर पुलिस ने उन्हें सख्त लहजे में समझाया, जिसके बाद सड़क को खोलने का काम
शुरू किया गया। अब सड़क नहीं रोक सकते, हम तो मुकदमा और बढ़ा देंगे। पुलिस के समझाने पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क तो खोल दी, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। पानी आता ही नहीं, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, लोग परेशान हो रहे हैं बिल्कुल। इस पूरे हंगामे की वजह से वहां काफी देर तक गाड़ियों का लंबा जाम लगा रहा। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने अपनी ही सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस ने अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जिस पर सियासी घमासान मच गया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी की हर गतिविधि पर राज्य सरकार नजर रख रही है। मुख्यमंत्र्याला सकाळी 9 वाजता, गृहमंत्र्याला सकाळी 9 वाजता त्याच्या घरी विभागाला नेऊन जावं लागतं। कुठे काय चाललंय काय। नाना पटोले के इस आरोप ने जब तूल पकड़ा तो उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक इस मुद्दे पर सफाई देने सामने आए। It is for all political parties, all trade unions, and I think due to lack of knowledge he has given the statement. नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयर इंडिया के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। मंत्रालय संभालने के बाद ये उनकी पहली बैठक रही जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और हमारे वरिष्ठ नेता हैं, देश के मंत्री रहे हैं, तो उनका भी मैं मार्गदर्शन लेने आया हूँ। मुंबई में अभिनेता सुनील शेट्टी की हाउसिंग सोसाइटी में कोरोना के कुछ मरीज मिले। इसके बाद मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने उनकी बिल्डिंग को सील कर दिया। हालांकि सुनील शेट्टी फिलहाल अपने परिवार के साथ मुंबई से बाहर गए हुए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना। बिहार के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपनी फरियाद को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रखने के लिए। उत्तराखंड के नैनीताल और मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों पर भीड़ को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें एक्शन में दिखी। खासतौर पर इन जगहों पर वीकेंड पर भारी भीड़ उमड़ती है, इसलिए शुक्रवार को ही ये फैसला लिया गया कि जो भी लोग वहां घूमने पहुंचेंगे उन्हें कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी और कुछ जरूरी नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसका पालन करवाने के लिए कुछ पुलिस वाले बॉर्डर पर ही गाड़ियों को रोकते दिखे। उन्होंने चेकिंग के बाद उन्हीं गाड़ियों को नैनीताल में एंट्री दी जिनके पास सभी दस्तावेज मिले। इसके लिए वहां लगातार अनाउंसमेंट भी की जा रही थी ताकि सैलानी इससे जागरूक हो सकें। RT-PCR रिपोर्ट, होटल की बुकिंग और उत्तराखंड स्मार्ट सिटी होटल ऐप रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। जिन गाड़ियों को एंट्री मिली उन पर स्टिकर चिपकाए गए जिनके जरिए शहर में तैनात दूसरी टीमों को ये पता चल जाए कि उस गाड़ी को किस रूट से जाना है। लेकिन जैसे ही सख्ती बढ़ी, वहां घूमने पहुंचे लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि उनकी मौज मस्ती की किरकिरी हो रही है। नीचे परेशान कर रहे हैं, यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं फरीदाबाद से, सुबह 5 बजे के निकले हुए हैं। पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बावजूद नैनीताल की नैनी झील में नाव में सैर सपाटा कर रहे लोगों को देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि भीड़ में कोई कमी भी आई हो। झील के आसपास भी लोगों का जमावड़ा दिखा। झील तो झील, वहां के बाजारों में पैर रखने तक की जगह नहीं दिखाई दे रही थी। लोग बेखौफ घूम रहे थे जैसे कोरोना अब रहा ही ना हो। कई लोगों के मुंह पर मास्क नजर नहीं आया। इसी से फासले के नियम का कितना ध्यान रखा गया होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कसा और उन्हें रोक रोक कर चालान काटे। लगातार चालान किया जा रहा है और इसमें जो है अवेयर भी किया जा रहा है इन लोगों को। ये हालात तब थे जब कई गाड़ियों को शहर के अंदर आने से पहले ही यू टर्न लेने के लिए कह दिया गया था। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में बादल खूब बरसे। पिछले कुछ दिनों में राज्य में मानसून थोड़ा सुस्त पड़ा था, लेकिन एक बार फिर मौसम ने करवट ली और मुंबई में कई जगहों पर इतनी बारिश हुई कि दोपहर के वक्त शाम जैसा मौसम हो गया। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर तेज बारिश की वजह से गाड़ियों की रफ्तार ही कम नहीं हुई, बल्कि दिन में ही उनकी हेडलाइट जल गई। इस वक्त वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि बारिश इतनी तेज है कि विजिबिलिटी काफी कम है। वहीं मौसम विभाग की ओर से अगले 2 से 3 दिन तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया, यानी मुंबई वालों को अगले कुछ दिन सावधान रहना होगा। मुंबई सहित आसपास के इलाके में सुबह से ही बारिश हो रही है और रायगढ़ में भी खूब पानी बरसा, जिसकी वजह से खेत पानी में डूब गए, जबकि रत्नागिरी में बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। यही नहीं, ये पानी रिहायशी इलाकों में भी घुस गया। कोरोना से जुड़े नियमों का पालन न होने के कारण दिल्ली के सदर बाजार को बंद किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद बाजार में भारी भीड़ जमा हो गई। बंद बाजार में भीड़ जुटने की खबर सुनते ही पुलिस के कान भी खड़े हो गए, क्योंकि बाजार में काम धंधा बंद होने के बाद भी बेहिसाब लोग जमा हो गए। इनमें ज्यादातर लोग दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी और रोज बाजार में खरीदारी करने के लिए आने वाले लोग थे। ये मार्केट बंद है। ये जो भीड़ मेरे आसपास आप देख रहे हैं, ये उन कर्मचारियों की है
ग्राहकों की है जो यहाँ पर हर रोज आते हैं। हालांकि जब मीडिया के कैमरे बाजार में पहुंचे तो पुलिस के कान खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में दिल्ली पुलिस के जवान सख्ती बरतते हुए दिखने लगे। किसी को समझाकर तो किसी को धमकाकर बाजार से हटाने का काम शुरू हुआ। थोड़ी ही देर में सदर बाजार की मुख्य रोड पर सन्नाटा पसरा दिखने लगा। किसी को भी नहीं रुकने दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो लगातार यहाँ पर लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बाजार में ना जुटे। बाजार में जुटी भीड़ में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी दिखे जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, लेकिन बाजार बंद होने के कारण उनकी रोजी छिन गई है। कोरोना संकट के बीच गुजरात के अहमदाबाद में महज 4 घंटे में ही भगवान जगन्नाथ की 144वीं रथ यात्रा पूरी कर ली गई। अमूमन 19 किलोमीटर की इस यात्रा को पूरा करने में 12 से 14 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इस बार कर्फ्यू के बीच इसे 4 घंटे में ही पूरा कर लिया गया, जिसे निकालने से पहले मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। वहां से यात्रा की शुरुआत हुई और फूलों से सजे तीनों रथ मंदिर से रवाना हुए। इस बार तीनों रथों को सिर्फ 60 नौजवानों ने खींचा। उन लोगों को 20-20 के ग्रुप में बांटा गया था। इन लोगों की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें यात्रा का हिस्सा बनने की इजाजत दी गई। क्योंकि वक्त कम था तो पुलिस के घेरे के बीच दौड़ते हुए इस रथ यात्रा को पूरा किया गया। 4 घंटे की ही अनुमति दी है। पिछली बार रथ यात्रा नहीं निकली थी। जो रथ थे उनको मंदिर के भीतर ही रखा गया था। मास्क लगाने का ध्यान सबने रखा, लेकिन 2 गज दूरी बनाए रखने के नियम को पूरी तरह नहीं माना जा सका। हालांकि इस बार महामारी की वजह से आम लोग यात्रा में शामिल नहीं हुए। उनसे घर बैठे ही यात्रा का हिस्सा बनने की अपील की गई। एवी भगवान ने प्रार्थना करे आ रथ यात्रा नो घरे बैठा आनंद ने उत्साह मनावी है। रथ यात्रा के शुरू होने से पहले हर बार की तरह इस बार भी गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ मंदिर में आरती की। उनके परिवार के दूसरे सदस्य भी वहां मौजूद दिखे। पाकिस्तान के कराची से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बकरीद की तैयारी के बीच एक मकान की छत पर बने बाड़े से बैलों को क्रेन की मदद से नीचे उतारा गया। इनके मालिक ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी बकरीद से पहले ये नजारा देखने के लिए उनके घर के पास लोगों का तांता उमड़ पड़ा और बैल के साथ गायों को कई मंजिला ऊंची इमारतों से उतरते देख लोग बेहद उत्साहित नजर आए। सामने आई तस्वीरों में कई फीट ऊंची इमारत की छत से क्रेन की मदद से उठाया गया एक बैल रस्सी से बंधा दिखा, जिसे धीरे धीरे नीचे लाया गया। इस दौरान आसपास के घरों की बालकनी में खड़े लोग उसका वीडियो रिकॉर्ड करते दिखे, जबकि नीचे गली में तो लोगों का जमघट लगा दिखा, जिसमें ढेर सारे बच्चे भी शामिल नजर आए। बच्चों को दिखाते हैं ऊपर से, ये चांद बैल देख के खुश होते हैं बच्चे। इसी तरह एक एक कर बैलों और गायों को मकान की छत से नीचे उतारा गया और नीचे पहुंचाने के बाद उनके शरीर पर बंधी रस्सी खोल दी गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब क्रेन से लटके एक सांड की पीठ पर एक आदमी बैठा दिखा, जिसको देखकर लोग इतने खुश नजर आए मानो वहाँ कोई सर्कस चल रहा हो। हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि हमारी छत पे बैल पलते हैं और फिर क्रेन के जरिए नीचे उतरते हैं। असल में कराची के इस मोहल्ले में एक परिवार हर साल इनको लेकर आता है और पूरी खातिरदारी करते हुए उनको कुर्बानी के लिए तैयार करता है। कुर्बानी का दिन पास आने पर इनको बेचने के लिए मकान की छत से उतारा जाता है, जो लोगों के लिए किसी मनोरंजन से कम नहीं होता। रजनीकांत राजनीति में नहीं आएंगे। रजनीकांत ने राजनीति में न आने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी रजनी मक्कल मंडरम को भी भंग कर दिया। श्रीलंका दौरे पर गई टीम इंडिया ने मैदान पर अभ्यास किया। इस अभ्यास से जुड़ा एक वीडियो बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। मेजबान श्रीलंका और भारत के बीच रविवार से 3 वनडे मैचों की सीरीज की शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इसके अलावा वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मिले। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लखनऊ में पीजीआई अस्पताल पहुंचकर यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का हाल जाना। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 9 अगस्त से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा 12 सितंबर को होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। हरियाणा के पास करनाल से विचलित करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां लुब्रिकेंट तैयार करने वाली एक यूनिवर्सल केमिकल फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरी फैक्ट्री बुरी तरह से जलकर खाक हो गई, जिससे करोड़ों का नुकसान हो गया। हालांकि कर्मचारी सभी सुरक्षित बाहर बताए जा रहे हैं। इस आग के लगने की वजह टैंक की लीकेज बताई जा रही है, जिस पर काबू पाने के लिए कर्मचारी प्रयास करते रहे, लेकिन वो और भड़क जाती है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी जाती है और मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां धीरे धीरे करके आग पर काबू पाने में जुट जाती हैं। करीब 5.5 घंटे की मशक्कत के बाद
15 के आसपास फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग की लपटें कम होने के बाद कर्मचारियों से लेकर फैक्ट्री मालिक ने राहत की सांस ली, लेकिन तब तक फैक्ट्री जलकर खाक हो चुकी थी। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने वहां की संसद भंग करने का फैसला रद्द कर दिया। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उस समय बड़ा झटका लगा जब वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पदमुक्त करके विपक्ष के नेता शेर बहादुर देवबा को प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया। अदालत ने केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने के फैसले को लगातार दूसरी बार रद्द किया। उनकी सिफारिश पर नेपाल के राष्ट्रपति 5 महीने से दूसरी बार 22 मई को संसद के निचले सदन को भंग कर दिया और 12 और 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 30 याचिकाएं दाखिल की गईं और केपी शर्मा ओली के हाथ से पीएम की कुर्सी निकल गई। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया। एक दिन पहले ही नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने केपी शर्मा ओली को झटका देते हुए वहां की संसद को भंग करने का फैसला रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ केपी शर्मा ओली के कई समर्थक सड़कों पर उतरे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए उन लोगों ने केपी शर्मा ओली के समर्थन में खूब नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जुटे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और हल्का बल प्रयोग कर सभी लोगों को वहां से हटा दिया। एक दिन पहले नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने वहां संसद को भंग करने का फैसला रद्द कर दिया था और विपक्ष के नेता शेर बहादुर देवबा को प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया था। ओली के समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के अधिकारों का हनन बताया। कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने, व्यवस्थापिका संसदमाथिको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने जुन केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने से नाराज उनके समर्थकों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी।